इसी चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हमने करा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये लॉ थोड़ा काफ़ी कंफ्यूजिंग है समझने, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल। स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यूटिलिटी एनालिसिस करने के दो लॉज हैं हमारे पास, एक होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। This law points how a consumer can get maximum satisfaction out of his given expenditure on different goods। ये बताता है कि different गुड्स, मान लो गुड ए है, गुड बी है, कैसे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर सकता है। मीन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूटिल्स जब उसके पास होंगे गिवन एक्सपेंडिचर्स के, मान लो 500 रुपये खर्च के, कि इसके ऊपर कितने पैसे लगाए और इसके ऊपर कितने पैसे लगाए, ताकि उसे 500 रुपये में मैक्सिमम यूटिल्स मिल सकें। सो The law concerning the expenditure of consumer was first propounded in 19th century by French engineer Gaussen। ये जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड लॉ था, ये सबसे पहले किसने propound करा था 19th सेंचुरी में? फ्रेंच इंजीनियर गॉसन ने करा था। इट इज़ देयरफॉर ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन। इसे हम सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज सेकेंड लॉ ऑफ गॉसन। डॉक्टर मार्शल हैज़ कॉल्ड इट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी किसने बोला था? ये बोला था डॉक्टर मार्शल ने। द लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ स्टेट करता है दैट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम, कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करेगा ऑन डिफरेंट कमोडिटीज सच अ वे, मीन्स ए और बी कमोडिटी, डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर इस तरीके से कि जो लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी दैट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज़। डिफरेंट कमोडिटीज़ मान लो ए और बी दो गुड्स हैं, इन सच अ वे दैट द लास्ट रुपीज स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी, दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर मान लो जो लास्ट यूनिट था वो था 50th। हमने यहाँ पर ऊपर बात करी ना 500 रुपीज़ है हमारे पास टोटल। सो हमने कुछ इस वे में करना है, इससे कुछ यूटिलिटी मिलेगी, इससे कुछ यूटिलिटी मिलेगी, और इनका जो लास्ट यूनिट 50th रुपीज़ जो हमारा लास्ट रुपी है वो स्पेंड करने से हर कमोडिटी के ऊपर हम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी अटेन करें। इससे भी 30 मिल रही है मान लो लास्ट में, और इससे भी 30 मिल रही है। 500 रुपये लास्ट जो यूनिट है, दोनों का लास्ट कमोडिटी लास्ट पार्ट देने के बाद हमें 30 यूटिल्स मिल रहे हैं। So, economists have given different names to this law, left which refers to add the general principle maximization of consumer satisfaction. This is very long name, don't remember, just आपको याद रखना है consumer satisfaction maximum, दो नेम आपको याद रखने हैं, maximum और consumer satisfaction। In simple words, it is called law of maximum satisfaction, law of maximum satisfaction। वही जो मैंने आपको वर्ड बोला law of maximum satisfaction, ये आपको एक नया नाम याद कर सकते हो, ये तो easy है, we can learn this name, law of maximum satisfaction। next है because of spending his income in accordance with the law of consumer law, a consumer can get maximum satisfaction। Professor Hibden has called it law of rational consumer। अब प्रोफेसर हिम्डन ने इसे बोला है लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर। सो इस वाले लॉ को ना बहुत सारे डिफरेंट नेम्स मिले हैं। अ रैशनल कंज्यूमर इज़ वन, रैशनल कंज्यूमर क्या होता है? वो विच इज़ कीन टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? मैक्सिमम, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, उसे हम रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं। सो रैशनल कंज्यूमर इज द वन हु वांट्स टू टेक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सो ही विल स्पेंड हिज इनकम स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ दिस लॉ। इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसे हम लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी बोलते हैं। इस लॉ के बहुत सारे नेम्स हैं, ऑल्सो रिपीट, राइट। A consumer will go on substituting the good yielding high marginal utility। So consumer goods को ऐसे substitute करता रहेगा जब तक उसे highest marginal utility नहीं मिल जाती good से yielding lower marginal utility till such time as the marginal utility of both goods becomes equal। तब तक जब तक उसकी marginal utility last रुपी spend करने से equal नहीं हो जाती तब तक वो goods को buy करता रहेगा। लॉर्ड रॉबिन्स कॉल्ड लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, वो इसे लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं।
as it is applied to all sections of the study of economics, namely production, consumption, exchange, distribution and public finance. So जैसा कि ये हर सेक्शन में अप्लाई हो जाता है इकोनॉमिक्स के, प्रोडक्शन चाहे हो, फिर चाहे वो कंजम्पशन हो, फिर वो चाहे एक्सचेंज हो, फिर वो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, फिर पब्लिक फाइनेंस हो. कुछ डेफिनेशंस रीड आउट करते हैं. सो मार्शल बोलता है इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग विच ही कैन पुट टू सेवरल यूजेस, अगर एक बंदे के पास चीज़ है जिसको वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकता है, ही विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग दीज यूज़ इन सच अ वे दैट इट हैज़ द सेम मेजरेबिलिटी इन ऑल, कि उससे सभी चीज़ें यूज़ करके उसे सेम सेटिस्फेक्शन मिले. सो आर.जे. बैरन्स बोलते हैं द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल स्टेट्स दैट अ कंज्यूमर विल सो डिस्पोज ऑफ हिज इनकम so that the marginality from unit income spent on each line of consumption is equal. हर एक लाइन पर कंजम्पशन उसे इक्वल मिले. सो प्रोफेसर लिप्से बोलते हैं द हाउस होल्ड मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी विल सो एलोकेट इट्स एक्सपेंडिचर बिटवीन कमोडिटीज़, अपने खर्चे को कमोडिटीज़ में इस तरीके से स्पेंड करेंगे, डिवाइड करेंगे दैट द लास्ट पेनी स्पेंड ऑन ईच इज इक्वल. जो लास्ट पैसा हम ए के ऊपर लगा रहे हैं और जो लास्ट पैसा बी के ऊपर लगा रहे हैं, मान लो ए के ऊपर यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा 50th बोल दिया, 510 ही बोल दिया. मान लो ए में 530 आ रहा है और इसका लास्ट यूनिट है 499, इसका लास्ट यूनिट है 499 और वो भी 30 आ रहा है. तो ए का लास्ट यूनिट 30 यूनिट्स दे रहा है, बी का लास्ट यूनिट दैट इज़ 490 वो भी 30 यूनिट दे रहा है. तो वही चीज़ दैट द लास्ट पेनी स्पेंट ऑन ईच इज़ इक्वल. द यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू स्मेल्सन, a consumer gets maximum satisfaction when the ratio of marginal utility for all commodities and the price is equal. So यहाँ पर आप देख सकते हो कि marginal utility of one versus price of one commodity is equals to marginal utility of second commodity and price of second commodity, marginal utility of three and price of. So if the price of the commodities are equal, then maximum satisfaction to the consumer can be indicated in the following way. सो अगर सबके प्राइस इक्वल होंगे तो वो कट जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा MU1 इज इक्वल्स टू MU2 इज इक्वल्स टू MU3. इन द अबव इक्वेशन MU1, MU2, MU3 रेफर्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कमोडिटी. P1, P2, P3 रेफर्स टू द प्राइस ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कमोडिटी. सो अजम्पशन है हमारे पास द लॉ इज बेस्ड ऑन द, आपको ये दोनों चीज़ें लिखनी है. द लॉ इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस. कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटीज़ मेजर्स, हम यूटिलिटी को नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. कंज्यूमर इज़ रैशनल मीन्स वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक लेकर जाएगा. जब तक उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं हो जाती तब तक वो अपनी इनकम को यूज़ करता रहेगा. इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, जो इनकम है वो कांस्टेंट ही रहेगी. इन अदर वर्ड्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज फिक्स्ड एंड कांस्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी मनी से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो भी सेम रहेगी. प्राइस जो कमोडिटी का है वो भी कांस्टेंट रहेगा. कमोडिटी इज डिविजिबल इनटू स्मॉल यूनिट्स. It means that consumer can spend his income in small units of money, say 1 rupee. हम एक कमोडिटी के ऊपर 1 रुपया भी लगा सकते हैं. दिस पॉइंट को मैं आपको इस वाले पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट पॉइंट रीड करते हैं. कंजम्पशन टेक्स प्लेस एट द गिवन टाइम पीरियड. कंजम्पशन को एक टाइम स्लॉट में हम मेजर कर रहे हैं. So the commodity is divisible into small units in the law of equal marginal utility is very practical, but it needs to be understood properly. It means that goods can be divided into very small portions and the consumer can spend money in small amounts. जैसे कंज्यूमर के पास अगर 50 रुपीज़ हैं तो वो 1 रुपया पहले स्पेंड करेगा, फिर वो सेकंड स्पेंड करेगा, फिर वो थर्ड करेगा, instead of being forced to spend large sum at once. So why this assumption is important? The law of equal marginal utility says a consumer will distribute income in such a way that the marginal utility per rupee is equals to all goods. For this to happen smoothly, the consumer must be able to adjust spending little by little. तो यहाँ पर जो लिखा है ना कि marginal utility per unit is equal for all the goods, वो चीज़ नहीं आनी. यहाँ पर आना है the last rupees of each commodity's marginal utility should be equal. Means हर रुपये का हर कमोडिटी के ऊपर जो लास्ट रुपी स्पेंड हो रहा है उसकी जो marginal utility है वो इक्वल होनी चाहिए. ये चीज़ गलत लिखी है यहाँ पर. सो फॉर दिस उस पर्पज़ के लिए द कंज्यूमर मस्ट बी एबल टू एडजस्ट स्पेंडिंग लिटिल बाय लिटिल. उस चीज़ को अटेन करने के लिए हम इनकम को लिटिल बाय लिटिल स्पेंड करेंगे. दे शुड बी एबल टू बाय मोर और लेस ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़. किसी गुड को ज़्यादा ले लिया, किसी गुड को कम ले लिया, तो यूटिलिटी ऐसे वेरी करती रहेगी. आप एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज यू हैव 10 रुपीज़ एंड वॉन्ट टू स्पेंड ऑन इट. आपके पास मान लो 10 रुपये और आप चॉकलेट खरीदना चाहते हो
और बिस्किट खरीदना चाहते हैं। आपके पास एक चॉकलेट है, एक साइड पर बिस्किट है। इफ़ बोथ गुड्स आर डिविजिबल यू कैन बाय वन चॉकलेट और देन मे बी हाफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट, देन एडजस्ट अगेन। आप पहले एक चॉकलेट ले रहे हो, हाफ बिस्किट ले रहे हो, फिर हाफ चॉकलेट ले रहे हो, एक बिस्किट ले रहे हो। सो यू कीप शिफ्टिंग 1 रुपी फ्रॉम वन गुड टू अनदर अंटिल सेटिस्फेक्शन बिकम्स इक्वल। आप पहले फर्स्ट यूनिट लगा रहे हो, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और ऐसे 10th आपने लगा दी है। सो आप शिफ्ट करते रह रहे हो अपने 1 रुपी को। बट इफ गुड्स आर नॉट डिविजिबल, इमेजिन यू कैन ओनली बाय अ फुल केक कॉस्टिंग 10। मान लो 10 रुपये से आप सिर्फ एक केक ही बाय कर सकते हो, देन यू कांट डिवाइड योर मनी अक्रॉस द गुड्स, सो द लॉ कांट प्रॉपरली वर्क। सिंपल कंक्लूजन है कि दिस अजम्पशन इंश्योर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेंडिंग। स्पेंडिंग में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। फाइन एडजस्टमेंट ऑफ इनकम, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इन अदर लाइन, द assumption ऑफ divisibility मीन्स गुड्स एंड मनी कैन बी डिवाइडेड इंटू स्मॉल यूनिट्स। गुड्स को हम स्मॉल यूनिट्स में बाय कर सकते हैं, मनी को स्मॉल यूनिट्स पे स्पेंड कर सकते हैं। अलाउइंग द कंज्यूमर टू एलोकेट इनकम एफिशिएंटली, जिससे हम कंज्यूमर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो इनकम को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, सो दैट जो मार्जिनल यूटिलिटी है लास्ट कमोडिटी की इक्वल आए। यहाँ पर गलत लिखा है अगेन, सो लेट्स कम टू द बुक। So let's read it out again. Commodity is divisible into small units. It means that the consumer can spend his income in small units of money, say 1 rupee. अपनी मनी को अपनी इनकम को मनी के छोटे छोटे पार्ट्स में स्पेंड कर सकता है, जैसे 1 रुपये में, सेकेंड रुपये में। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। The law can be explained with the help of table 3 and figure 3. Suppose the income of a person is 5 only. मतलब एक बंदे की इनकम है 5 रुपये. He wants to spend it on 2 goods, same mangoes and apples. Let us suppose that the price of both good is 1 per kg. मान लो मैंगो भी 1 रुपीज़ में kg आएंगे और एप्पल्स भी 1 रुपये में 1 kg आएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मैंगोज एंड मिल्क्स एंड सॉरी यहाँ पर एप्पल मैंने लिखा है, यहाँ पर मिल्क आना है, आर शोन इन टेबल 3. सो मैंगो से क्या यूटिलिटी मिली है, पहला रुपी, सेकेंड रुपी, थर्ड रुपी, फोर्थ रुपी, फिफ्थ रुपी लगाने के बाद, और मिल्क से क्या यूटिलिटी मिली है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रुपी लगाने के बाद, वो देखते हैं। तो हियर सी, जब हमने फर्स्ट रुपी लगाया तो मैंगो से हमें 12 यूटिलिटीज़ मिली, मिल्क से 10 मिली। जब सेकेंड लगाया मैंगो से 10 मिली, मिल्क से 8 मिली। सो अभी आप इतनी चीज़ देख सकते हो कि दोनों की लास्ट यूटिलिटी सेम है, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे। 12 प्लस 10 हमारा हो जाएगा 24, देन 24 प्लस 10 आ जाएगा 34। तो पहला कम्बिनेशन 34 आ गया इतना। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट से हमारे यहाँ पर 8 मिली, यहाँ पर 6 मिली, तो यहाँ पे भी दोनों सेम MU है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 30 प्लस 48, तो ये 48 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मिली 6, यहाँ पे नेक्स्ट मिली 4, 6 अगेन सेम आ गया, तो इसको ऐड करते हैं। सो इन चारों को और ये चारों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 60। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ये 4 आ गए। तो इन पांचों को हम ऐड करेंगे और इन चारों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 22, देन 30, 40, 50, 60, 68। तो पहले 34 हमारे पास आया कम्बिनेशन से, फिर 48, फिर 60, फिर 68। सपोज द कंज्यूमर स्पेंड्स द इनकम इन द टर्म्स ऑफ 1 रुपी यूनिट। द फर्स्ट रुपी, मान लो कंज्यूमर 1 रुपी करके लगा रहा है। द फर्स्ट रुपी स्पेंड ऑन मैंगोज यील्ड हिम 12 यूटिलिटीज worth of marginal utility, and the first rupee spent on milk yields 10 utilities worth of marginal utility. He will therefore spend first rupee on mango. तो सबसे पहले उसे फर्स्ट रुपी से किससे ज़्यादा यूटिलिटी मिली, मैंगो से कि मिल्क से? मैंगो से ज़्यादा मिली है, 2 यूटिल ज़्यादा मिली है मिल्क के कंपैरिजन से। सो वो मैंगो के ऊपर स्पेंड करेगा सबसे पहले। आउट ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड ही विल स्पेंड ऑन अ मिल्क एंड द अदर ऑन मैंगो। दूसरे या फिर तीसरे को फिर उसे सोचना पड़ेगा कि मुझे मिल्क के ऊपर लगाना है कि मैंगो के ऊपर लगाना है। दस टू द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ द इनकम ऑफ 5 द कंज्यूमर विल स्पेंड 3 रुपीज़ ऑन मैंगो एंड 2 ऑन मिल्क। फिर वो क्या सोचेगा, मैं 3 रुपये मैंगो के ऊपर लगा दूँ, 2 रुपये मिल्क के ऊपर लगा लूँ। जब हम ऐसे कर रहे हैं
मीन्स हमारे पास फर्स्ट ये केस, सेकंड ये केस, सेकंड 48 वाला केस वो कह रहा है देन द थर्ड रुपी स्पेंड ऑन मैंगोज यील्ड हिम 8 यूटिल्स। 3 रुपये मैंगो के ऊपर लगाने के पास उसके पास 8 यूटिल्स आ रहे हैं एंड वर्थ ऑफ मार्जिनल रॉयल्टी सेकेंड रुपी स्पेंड ऑन मिल्क ऑल्सो यील्ड हिम 8 यूटिल्स। सो इस वाले कम्बिनेशन में भी इसको दोनों की यूटिलिटी सेम है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। दस द लॉ यूनाइट्स ऑफ मनी स्पेंड ऑन द बोथ कमोडिटीज गिव द कंज्यूमर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। सो यहाँ पर इस केस में सेटिस्फाई हो रहा है कि लास्ट यूनिट मीन्स इसके ऊपर उसने 3 रुपये लगाए, इसके ऊपर उसने 2 रुपये लगाए, तो उसको हमारे पास लास्ट यूटिलिटी MU सेम आ रही है। दिस मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल यील्ड द कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों आई है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर टेबल बना कर दिखाती हूँ। रुपीज़ स्पेंट हमारे पास फर्स्ट रुपी, सेकंड रुपी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर मैंगो की मार्जिनल यूटिलिटी है 12, 10, 8, 6, 4। फिर मिल्क की मार्जिनल यूटिलिटी है 10, 8, 6, 4, 2। जब हमने पहला यूनिट स्पेंड करा तब मार्जिनल यूटिलिटी मैंगो की ज़्यादा कि मिल्क की, मैंगो की, तो हमने मैंगो ले लिया। पहला यूनिट हमने मैंगो ले लिया। फिर सेकंड रुपीज़ हमने खर्चना है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, मिल्क की भी सेम यूटिलिटी है, मैंगो की भी सेम यूटिलिटी है, तो मान लो मैंगो ही ले लें। सेकंड यूनिट भी मैंगो का ले लिया। थर्ड यूनिट जब स्पेंड कर रहे हैं हमारे पास मिल्क की यूटिलिटी ज़्यादा है, मैंगो की कम है, तो मिल्क ले लेंगे। थर्ड यूनिट, थर्ड रुपीज़ से मिल्क ले लेंगे। फिर उसके बाद जब हम फोर्थ यूनिट स्पेंड कर रहे हैं तो हमारे पास मिल्क की और मैंगो की सेम यूटिलिटी है, तो हमने मान लो मैंगो की कंटिन्यू कर लिया फोर्थ यूनिट। फिर जब फिफ्थ यूनिट स्पेंड कर रहे हैं, फिफ्थ रुपीज़ जब स्पेंड कर रहे हैं, हमारे पास मिल्क की यूटिलिटी ज़्यादा है मैंगो के कंपैरिजन, तो मिल्क ले रहे हैं। फिफ्थ यूनिट मिल्क का आ गया। सो ये जो कम्बिनेशन है, मीन 3 मैंगोज एंड 2 मिल्क्स आर द बेस्ट कम्बिनेशन, जहाँ पे हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी ज़्यादा होगी और जो हमारी लास्ट यूटिलिटी है आफ्टर स्पेंडिंग द लास्ट यूनिट ऑफ ईच कमोडिटी वो भी सेम है। तो बुक पे ऊपर आते हैं अगेन। सो सी हमने यहाँ पर छोड़ा था द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज इनकम द कंज्यूमर विल स्पेंड 3 ऑन मैंगो एंड 2 ऑन मिल्क। 3 मैंगो के ऊपर लगाएगा, 2 मिल्क के ऊपर लगाएगा। थर्ड रुपी स्पेंड ऑन मैंगो यील्ड हिम 8 यूटिल्स। जो थर्ड रुपी वो लगा रहा है मैंगो के ऊपर वो से 8 दे रहा है ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द सेकंड रुपी स्पेंड ऑन मिल्क ऑल्सो यील्ड हिम 8। सो वर्थ मार्जिनल यूटिलिटी सेम है, दस द लास्ट यूनिट मनी स्पेंड ऑन बोथ कमोडिटीज गिव द कंज्यूमर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी इक्वल आ रही है यहाँ पर। दस मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हिज इनकम विल यील्ड द कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी फ्रॉम मैंगोज 12 मिल रही है, मैंगो से यूटिलिटी 12 मिल रही है, 10 मिल रही है, 8 मिल रही है। मैंगो की तीनों की ऐड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 10, 20 या 30 आ गई मैंगो से। यूटिलिटी फ्रॉम मिल्क कितनी आई 18। सो टोटल यूटिलिटी कितनी आई 48। सो इन केस द कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम इन एनी अदर मैनर देन ही विल गेट लेस टोटल यूटिलिटी। सो इन केस जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करेगा अपनी इनकम को किसी भी अदर मैनर में इसके अलावा 3 मैंगो और 2 मिल्क के अलावा, तो उसकी टोटल यूटिलिटी कम ही होगी। सो यहाँ पर ये जो हमने पहले पॉइंट्स बनाए थे ना, ये जस्ट हम कॉम्बिनेशन देख रहे थे कि हमारा लास्ट जो यूनिट है MU वो इक्वल होगा, लेकिन बट ये हम एज इट इज़ ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। 34, 48, 60, 68 नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास 5 रुपीज़ ही हैं, तो हमें 3 किसी के, 2 किसी के, 4 किसी का, 1 किसी का, ऐसे ही लेना है। सो जो मैंने आपको वे बुक में नोटबुक में करके बताया, आपको उसी वे के अकॉर्डिंग देखना है कि नेक्स्ट MU कैसे मिल रही है। Suppose the consumer spend 1 rupee more, that is 4 on mangoes and 1 on milk. By spending 1 rupee more on mangoes, the consumer will gain 6 utils. But by spending 1 rupee less on milk, he will lose 8 utils. तो 6 ले रहा है, 8 छोड़ रहा है, तो 2 रुपये का तो घाटा हो रहा है ना, 2 utils का तो घाटा हो रहा है ना। In this mode of distribution of income, the consumer by spending 4 on mangoes gets 12, 10, 18, तो उसका इन्होंने बता दिया। और अगर दूसरे का भी बता दिया, एक्सपेंडिचर ऑफ 5 इन दिस मैनर विल गेट द कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी 46। 48 से 46 पे आ गया। द टोटल यूटिलिटी इज लेस बाय 2 यूटिल्स एज कम्पेयर टू टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द अर्लियर डिस्ट्रीब्यूशन, दस नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल यील्ड द कंज्यूमर। सो ये जो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा एज द वन इन विच द लास्ट यूनिट ऑफ रुपीज स्पेंड ऑन डिफरेंट कमोडिटीज गेट इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, जो पहले हमने करा था जहाँ पे इक्वल आ रहा था दोनों में. द लॉ कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एज शोन इन द फिगर. सो फिगर में क्या है, सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर हमें रुपीज़ बना देनी दोनों में, और वाई एक्सिस के ऊपर यूटिलिटी बना देनी है. एक्स एक्सिस में रुपीज़, वाई एक्सिस में यूटिलिटी. जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है मैंगो का, वो डिक्रीज़ हो रहा है. मैंगो का मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारा मिल्क का मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, बट ये थोड़ा ज़्यादा फ्लैटरिंग बनेगा अगर आप इसी टेबल को यूज़ कर रहे हो. देन आप याद कर सकते हो कि इधर से हम 12 से स्टार्ट करें, उधर हम 10 से स्टार्ट करें, 2 का डिफरेंस आ रहा है. ये मार्जिनल यूटिलिटी है मिल्क का. दिस इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो. सो यहाँ पर इन्होंने फिगर 4 में भी बताया हुआ है सेम चीज़. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो का ड्रॉ करा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मिल्क का ड्रॉ करा हुआ है. आई विल जस्ट गो थ्रू दिस एंड देन जस्ट गिव यू समरी ऑफ वट इज़ ऑल अबाउट हियर. एग्जाम्पल हमारी सेम ही है. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की यहाँ पर समरी है कि कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर की इनकम जो है वो 5 रुपीज़ है और वो स्पेंड कर रहा है मैंगोज़ एंड मिल्क के ऊपर. सो ईच रुपी गिवन मार्जिनल यूटिलिटी विच गोज़ ऑन डिक्रीजिंग फॉर बोथ गुड्स. हर मैंगो की फिर चाहे वो लें, फिर वो चाहे मिल्क की लें, दोनों की यूटिलिटीज़ डिक्रीज़ कर रही हैं. इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर देखें तो जब कंज्यूमर 3 मैंगोज़ के ऊपर स्पेंड करेगा और 2 मिल्क के ऊपर स्पेंड करेगा, तो उस पॉइंट के ऊपर जो MU है लास्ट मैंगो का वो 8 होगा और MU जो लास्ट मिल्क का है वो भी 8 होगा. देयरफॉर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम आ रही है, दैट इज़ 48 आफ्टर बाइंग 3 मैंगोज़ एंड 2 मिल्क्स. तो एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम की क्या है, लेफ्ट डायग्राम में क्या है जो मैंने आपको पहले बताया था मैंगो का. इफ़ कंज्यूमर स्पेंड्स मोर ऑन मैंगो लेस ऑन मिल्क, अगर कंज्यूमर ज़्यादा मैंगो के ऊपर स्पेंड कर रहा है जैसे कि, और कम मिल्क के ऊपर कर रहा है, 3 मैंगो 2 मिल्क, ही गेन्स एक्स्ट्रा यूटिलिटी, उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है. सो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम अभी दिखाऊंगी भी कि उसको थोड़ी ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है. जो शेडेड एरिया है वो गेन शो कर रहा है. दिस शोज अर्लियर एलोकेशन वॉज नॉट ऑप्टिमल. ये शो कर रहा है कि पहले जो हमने एलोकेशन करी थी वो ऑप्टिमल नहीं थी. और राइट साइड में जो डायग्राम है, इफ़ कंज्यूमर स्पेंड्स मोर ऑन मिल्क, मान लो कंज्यूमर मिल्क के ऊपर ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, मैंगो के ऊपर कम स्पेंड कर रहा है, ही लूजेज यूटिलिटी. सो जो यहाँ पे शेडेड एरिया है वो उसकी यूटिलिटी को लूज़ करने का दिखाया जा रहा है, राइट. सो टोटल यूटिलिटी फॉल्स, जो टोटल यूटिलिटी है वो गिर जाएगी. शोन इन शेडेड एरिया, टोटल ही लूजेज यूटिलिटी, उसकी टोटल यूटिलिटी भी गिर जाएगी, 46 हो जाएगी जैसे हमने एग्जांपल दी थी. सो कंक्लूजन बेसिकली ये है कि द कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल. कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी उसकी लास्ट रुपी हर गुड के ऊपर सेम होती है और कोई भी चेंज आता है एलोकेशन में तो वो सेटिस्फेक्शन का लॉस नहीं करती है. सो यहाँ पर इन्होंने जो आपको सेकेंड एग्जांपल दी थी कि कैसे हमारे पास 46 यूटिल्स आ रहे हैं, आपको इसे बस बता देना है, उसका ये सारा डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप सिंपली अगर इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दोगे ना कि फर्स्ट हमने कमोडिटी कौन सी ली, सेकंड कौन सी ली, कैसे फर्स्ट रुपये अपना स्पेंड करा, कैसे थर्ड स्पेंड करा, कैसे फोर्थ फिर फिफ्थ स्पेंड करा, तो ये भी अगर आप प्रॉपरली एक्सप्लेन वे में बता दोगे ना, रिवीजन के टाइम पे मैं आपको ये बहुत शॉर्टली एक्सप्लेन करूँगी तो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा कम टाइम पे से रिवाइज करने के लिए. अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इस लॉ की उसे पढ़ते हैं. द लॉ ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में से ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंस है. रॉबिन्स रिगार्ड इट एज द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स. रॉबिन्स इसे इकोनॉमिक्स का बेस बोलते हैं. इन द वर्ड ऑफ रॉबिन्स, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की जो एप्लीकेशन है एक्सटेंड्स टू ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्वायरी. इकोनॉमिक्स की हर एक फील्ड में यूज़ होता है. इंस्टांस के लिए देखते हैं, कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में, पब्लिक फाइनेंस में, ये सब चीज़ें तो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दी थी. फिर है कि कैसे इनकम को सेविंग एंड कंजम्पशन में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है, कैसे कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्टिमेशन कंज्यूम करने में मदद करता है, कैसे हमें पता करता है कि हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी इनकम को कमोडिटीज़ के ऊपर, कैसे एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूशन लानी है. सो रीड करते हैं वन बाय वन.
लेट्स स्टार्ट विद द कंजम्पशन. सो एवरी कंज्यूमर वॉन्ट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. हर एक कंज्यूमर मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है फ्रॉम हिज लिमिटेड मीन्स, अपनी लिमिटेड मीन्स से. इफ़ अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम एज सजेस्टेड बाय द लॉ, अगर अपनी कंज्यूमर अपनी इनकम को लॉ के द्वारा सजेस्ट किया गया यूज़ करेगा कि मेरे को पहले रुपीज़ से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, किससे मैक्सिमम मिल रही है तो उसके ऊपर लगाऊंगा, दूसरे रुपीज़ से किससे मैक्सिमम मिल रही है तो उसके ऊपर लगाऊंगा. सो वैसे अगर करेगा देन ही विल बी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज इनकम. उसकी इनकम से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी. नेक्स्ट है प्रोडक्शन. एवरी प्रोड्यूसर एम्स एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट. हर एक प्रोड्यूसर यही सोचता है कि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो. टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही मस्ट यूटिलाइज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उसके पास बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सच अ वे दैट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर इज इक्वल. कुछ इस वे में वो लगाए कि हर एक फैक्टर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है ना वो सेम हो. मीन्स यूटिलिटी से भी, लैंड को भी हम सेम यूटिलिटी ला रहे हैं अपने में, लेबर की भी यूटिलिटी उतनी ला रहे हैं, कैपिटल की भी उतनी ला रहे हैं, बाकी फैक्टर्स की भी उतनी ला रहे हैं. अ प्रोड्यूसर मस्ट गो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वन फैक्टर फॉर द अदर. एक के बजाय दूसरे को, दूसरे के बजाय तीसरे को यूज़ करता रहे जब तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच फैक्टर इक्वल नहीं आ जाती. इट इज़ बाय दिस एडजस्टमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज से दैट अ प्रोड्यूसर कैन सक्सीड इन हिज एम ऑफ गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट. लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके, उनकी हमारी यूटिलिटी को कंपेयर कर करके, सबके सब्स्टिट्यूट्स यूज़ कर करके हमारे प्रोड्यूसर के पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा. नेक्स्ट है एक्सचेंज. Exchange implies replacing of goods giving less utility with goods giving more utility. Exchange का यहाँ पर मतलब है रिप्लेस करना उन गुड्स को जिनकी यूटिलिटी कम है उन गुड्स के साथ जिनकी यूटिलिटी ज़्यादा है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रिप्लेस करना उन गुड्स को जिनकी यूटिलिटी कम है विद दोज गुड्स हुज यूटिलिटी इज़ मोर. एक्टिंग अपॉन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, एवरी पर्सन विल गो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग गुड्स. गुड्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे हम यहाँ पर फैक्टर्स को कर रहे थे. गिविंग मोर यूटिलिटी फॉर द वन गिविंग लेस यूटिलिटी टिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल बिकम्स इक्वल. जब तक मार्जिनल यूटिलिटी सबकी इक्वल नहीं आ जाती, एक्सचेंज विल स्टॉप एट दैट पॉइंट. और जब जहाँ पर सबकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल आ जाएगी लास्ट यूनिट स्पेंड करने से, हर गुड की, मतलब इस गुड की दूसरी गुड से, तो तब हम अपनी एक्सचेंज को स्टॉप कर देंगे. मनी तब तक हम एक्सचेंज करते रहेंगे गुड्स को जब तक हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों गुड्स के लास्ट यूनिट स्पेंड करने पर इक्वल नहीं आ जाती, तब तक हम एक्सचेंज करते रहेंगे. मनी शुड ऑल्सो बी एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स. मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं अदर गुड्स के साथ, सर्विसेज के साथ, अप टू द पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी. जब तक मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स या फिर सर्विसेज की इक्वल आ जाती है और मनी से टू बी स्पेंड ऑन देम. मान लो उसके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारे पास 5 है और हमारी यूटिलिटी अभी तक सिर्फ 3 आई है, तो तब भी हम गुड्स को एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स से 5 नहीं आ जाती, जो कि हमारी मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन. इन पॉइंट्स को शॉर्ट में मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन करूँगी, अभी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं. इन पॉइंट्स सारे ये पॉइंट्स हमारे हो जाएं 8 के 8, फिर मैं आपको शॉर्ट में भी एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन. It refers to distribution of national income among the factors of production, land, labor, capital. हमारी कंट्री की नेशनल इनकम को इन फैक्टर्स से कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन इज डन इन सच अ वे दैट इन द लॉन्ग रन एवरी फैक्टर गेट्स इट्स शेयर आउट ऑफ नेशनल इनकम. हर फैक्टर के पास लॉन्ग रन में उसका बेनिफिट मिल रहा है, उससे हम कुछ ले रहे हैं according to its marginal productivity. To have such distribution, factors are to be mutually substituted in manner that the marginal productivity of each factor is equal to remuneration. जितना हम उससे पे करने में कर रहे हैं उससे इक्वल उसकी marginal utility होनी चाहिए. And the marginal productivity of different factors become equal to each other. और जो marginal productivity है different factors की वो भी equal होनी चाहिए, means MU equal होना चाहिए. Next है public finance. The law also has importance in the sphere of public finance, that its revenue and expenditure of the state at the time of levying tax, finance minister takes its help. So इस लॉ की वहाँ पर भी इम्पोर्टेंस है पब्लिक फाइनेंस की फील्ड में जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात आती है.
और हमारे जो टैक्सेस लेने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर इसे यूज़ करते हैं. ही लेविज टैक्सेस इन सच अ मैनर, वो टैक्सेस इस तरीके से लगाते हैं कि जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है हर एक टैक्स पेयर का वो इक्वल हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है हर टैक्स पेयर का वो इक्वल हो. इट मीन्स कि जो सेक्रीफाइस है रिच का ज़्यादा होगा, पुअर का कम होगा. Then only it will have the least burden on all the taxpayer. To achieve this objective, a finance minister may substitute one tax for the other. Likewise, at the time of spending public funds, it ensured that the marginal benefit of each type of expenditure should be equal. Country will enjoy maximum social advantage only when the marginal social sacrifice made by the people in the form of payment of taxes is equal. So, एक कंट्री तभी सोशल एडवांटेजेस को इंजॉय कर सकती है जब जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है लोगों के द्वारा किया गया इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स वो इक्वल हो जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर से उन्होंने डिराइव करा है. सो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेविंग एंड कंजम्पशन. कितना पैसा सेव करना है, कितना हमने कंज्यूम करना है, उसके बीच में भी हमें यूटिलिटी का देखना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन कंजम्पशन एंड सेविंग. That the last unit of money spent on present consumption should yield the same utility as the last unit of money kept in the form of saving. So जो हमारी, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था, जो हमारी मान लो ये कंजम्पशन है, ये सेविंग है. सो जो लास्ट MU हमें कंजम्पशन से मिल रहा है वो सेविंग के लास्ट MU से इक्वल होना चाहिए, राइट. दैट द लास्ट यूनिट, ये हमने कर लिया. As the last unit of money kept in the form of saving, such a distribution is called optimum allocation. So इसे हम क्या बोलते हैं, optimum allocation of income. Income का properly optimum allocation होना. This is optimum allocation of income. Next है optimum distribution of commodities. So in a free market economy में optimum distribution of commodities can be made possible with the help of this law. कमोडिटीज़ का ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं इस लॉ की मदद से. वो कैसे? ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ रेफर्स टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन अ स्लाइट चेंज वेयर ऑफ मे डिमिनिश द टोटल यूटिलिटी इंजॉयड बाय द सोसाइटी एज अ होल. किसी भी कमोडिटी में स्लाइटली कोई चेंज आ जाएगा तो टोटल यूटिलिटी में चेंज आ सकता है. स्लाइट चेंज से भी, कमोडिटी चेंज करने से भी टोटल यूटिलिटी में चेंज आ जाएगा. So optimum distribution becomes possible when a commodity is distributed among different persons. Optimum distribution तब हम अचीव कर पाते हैं जब एक कमोडिटी को हम डिफरेंट लोगों में बांट देते हैं उस वे में कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर पर्सन की वो इक्वल हो. मीन्स मान लो ए गुड से फर्स्ट पर्सन को भी 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, सेकंड को भी 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, थर्ड पर्सन को भी 20 यूटिल्स मिल रहे हैं. तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे इस गुड की डिस्ट्रीब्यूशन को कि सबको इक्वल MU मिलते, सेटिस्फेक्शन मिले. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स. दिस लॉ हेल्प्स पीपल डिस्ट्रीब्यूट देयर एसेट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. ये लॉ मदद करता है हमें कि हम कैसे एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में. सपोज अ पर्सन हैज़ कैश एसेट वर्थ ₹1 लाख. उसके पास मान लो 1 लाख है. ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इट इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज बैंक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, shares, house. According to this law, investment should be made in different forms of asset in such a way that the last unit of money invested in each form should be yield equal. इन सबका जो लास्ट पैसा इनके ऊपर लगाया जा रहा है उससे जो MU है वो सेम मिलनी चाहिए. Thus he will derive almost equal psychological benefit from all the forms of asset and thereby enjoy maximum satisfaction. सभी की फिर स्पेंड रुपीज़ से जो MU आएगी वो मैक्सिमम होगी हमारी. ठीक है, 1 लाख सबके ऊपर लगाने के बाद जो इन सबकी फिर टोटल यूटिलिटी आएगी वो मैक्सिमम रहेगी. सो इन सभी पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं शॉर्ट में. सो सी बेसिक आइडिया है हमारा. दिस लॉ हेल्प्स इन ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज. हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज है ना उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, उनको कैसे एलोकेट करके हमारी सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रहेगी जिससे हमारे सारे के सारे बेनिफिट्स फुलफिल हो सकें. दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस लॉ. इन कंजम्पशन
अ कंज्यूमर हैज़ लिमिटेड इनकम, एक कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम होती है, मान लो एक कंज्यूमर की 500 इनकम है. दिस लॉ हेल्प्स हिम डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग डिफरेंट गुड्स. ये उसे मदद करता है कि डिफरेंट डिफरेंट ABC गुड्स में उसको अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है. ही बाय सच क्वान्टिटीज़ वेयर MU पर रुपी इज़ इक्वल. वो उन क्वान्टिटीज़ को बाय करता है, A की इतनी क्वान्टिटी, B की इतनी क्वान्टिटी, कि उसकी सबसे जो MU आ रही है ना, मीन्स जो लास्ट MU है वो इक्वल हो, और जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है सभी यूनिट्स कर वो उसकी मैक्सिमम हो. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी इनकम से. प्रोडक्शन में बात करें, अ प्रोड्यूसर हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड लेबर, कैपिटल एंड लैंड. He allocates them among different uses so that marginal productivity of each factor is equal. वो उसे इस तरीके से लगाएगा कि जो उसकी MU है वो इक्वल रहे. सो मैक्सिमम आउटपुट बनेगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. जब आउटपुट आपका सबसे ज़्यादा बनेगा तब आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट भी तो ज़्यादा होने के चांसेस होंगे ना. एक्सचेंज में देखिए, एक्सचेंज हैपन्स व्हेन बोथ पार्टीज गेन सेटिस्फैक्शन. सो यहाँ पर जो एक्सचेंज का गिवन है ना, वो गिवन है बिटवीन टू पार्टीज़, बट हमने एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी. एंड वो जो हमने बुक में पढ़ा था हमने वही लिखना है कि जिस गुड से लेस यूटिलिटी मिली हमने उसे मोर यूटिलिटी वाले गुड के साथ रिप्लेस कर देना है. सो इन डिस्ट्रीब्यूशन, सो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आती है. नेशनल इनकम हमको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में. जैसे जो हमारी नेशनल इनकम जितनी भी होगी उसमें से कितने वेजेस जाएंगे, कितने रेंट जाएंगी, कितने की इंटरेस्ट भी की पेमेंट की जाएगी और कितना प्रॉफिट में जाएगा, उस सब की हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं. ईच फैक्टर इज़ पेड अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. जितनी उसके हमें MU मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में. सो जब वेजेस से जितना देखकर हमें जितनी MU मिलेगी, अगर वो सारी की सारी MU बाकियों की इक्वल होगी, मीन्स जो लास्ट यूनिट स्पेंड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्पेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फैक्टर्स, अगर लास्ट MU सेम होगा तब ये हमारा टोटल यूटिलिटी इक्वल मैक्सिमम हो जा. एंड एट दैट पॉइंट हमारी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन होगी. पब्लिक फाइनेंस में देखें, गवर्नमेंट के पास बहुत लिमिटेड रेवेन्यू होता है, वो स्पेंड करती है हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस के ऊपर. सो जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो इन सभी यूजेस के इक्वल होने चाहिए जिससे हमारा वेलफेयर मैक्सिमम हो. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिटवीन सेविंग एंड कंजप्शन, कितना सेविंग में लगाना है, कितना कंज्यूम करना है. सो एक पर्सन डिवाइड करता है अपनी इनकम को कंजम्पशन के ऊपर, सेविंग के ऊपर. सेविंग फ्यूचर के लिए होती है, कंजम्पशन प्रेजेंट में होती है. सो वो इस तरीके से बैलेंस करता है कि उसकी प्रेजेंट कंजम्पशन की सेटिस्फेक्शन भी फुलफिल हो जाए, फ्यूचर कंजम्पशन की सेटिस्फेक्शन भी फुलफिल हो जाए, सो दैट उसका ऑप्टिमम बैलेंस आ जाए प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स में. अब ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़ देखते हैं. ए कंज्यूमर एलोकेट अवेलेबल गुड्स अमंग डिफरेंट वांट्स. जो उसके पास गुड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वांट्स के ऊपर लगा देता है. ये पॉइंट न्यू है. इंश्योर नो वांट इज़ ओवर सेटिस्फाई, जो कि वो इंश्योर करने की कोशिश करता है कि कोई भी वांट को मैं ओवर सेटिस्फाई नहीं कर रहा और कोई भी अंडर सेटिस्फाई नहीं है, सभी बैलेंस सेटिस्फेक्शन हमें मिल रही है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, सो एक पर्सन इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में, जैसे कि बैंक, शेयर्स, प्रॉपर्टी. सो वो एलोकेट करता है अपने फंड्स को इस वे में कि जो रिटर्न मिलेगी यानी जो यूटिलिटी मिलेगी हर इन्वेस्टमेंट से वो इक्वल हो, सो दैट मैक्सिमम रिटर्न मिले हर एक इन्वेस्टमेंट से. सो फाइनल कंक्लूजन यही है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम इंश्योर करते हैं बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट एलोकेशन होता है. इससे क्या होता है, बेस्ट एलोकेशन होता है ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज, कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में, एक्सचेंज में, पब्लिक फाइनेंस में, जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड एफिशिएंसी अटेन होती है. सो नाउ दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का क्या क्रिटिसिज्म है, यानी कि क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, वो पढ़ते हैं. राइट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, द लॉ हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग क्रिटिसिज्म. कंज्यूमर्स आर नॉट फुली रैशनल. कंज्यूमर हमेशा रैशनल नहीं होते, हर एक कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं चाहता होता. द अजम्पशन दैट कंज्यूमर्स आर फुली रैशनल इज़ नॉट करेक्ट. सम कंज्यूमर्स आर आइडल बाय नेचर and so to satisfy their habits and customs they sometimes buy goods yielding less utility. वो अपनी हैबिट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, कई बारी वो वही गुड्स लेते हैं जो कई बारी लेस यूटिलिटी भी दें. कंसिक्वेंटली दे डू नॉट हैव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जिससे उनकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं होगी, तो ये लॉ वहाँ पर नहीं प्रेजेंट हो सकता. कंज्यूमर इज़ नॉट कैलकुलेटिंग. द लॉ इज़ बेस्ड ऑन रॉन्ग assumption that while spending his income a consumer constantly calculates the utility derived by him.
आउट ऑफ ईच रुपी स्पेंड, हर एक रुपये से जो भी हमें यूटिलिटी मिल रही है उसको यहाँ पे बोला जाता है कि कंज्यूमर मेजर करें, लेकिन ये रॉन्ग अजम्पशन है बिकॉज द कंज्यूमर गोज ऑन that the consumer goes on comparing the marginal utility of the last rupee spent on different commodities. एक और नई यहाँ पे assumption गलत है, वो ये assumption है कि जो कंज्यूमर है वो कंपेयर करता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द लास्ट रुपी, एक तो हर रुपी से जो उसको यूटिलिटी मिल रही है एक तो उसको कंपेयर करना, एक लास्ट रुपी से जो यूटिलिटी मिल रही है उसे एक नहीं वो कंपेयर करता है। ये दोनों की दोनों assumptions हमारी गलत हैं, राइट। इन एक्चुअल लाइफ वन हार्डली कम्स अक्रॉस सच अ कैलकुलेटिंग कंज्यूमर, कोई बहुत मुश्किल से ऐसा कंज्यूमर आपको देखने को मिलेगा। सो द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ इज़ प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट, ये इसकी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कैलकुलेटिंग नहीं होता, ना ही अपनी हर रुपी से यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हर कमोडिटी की, ना ही हर लास्ट रुपी से मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। शॉर्टेज ऑफ गुड्स, इफ गुड्स गिविंग मोर यूटिलिटी आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट, अगर जो गुड्स हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रहे हैं वो मार्केट में है ही नहीं, द कंज्यूमर विल हैव टू कंज्यूम गुड्स यील्डिंग लेस यूटिलिटी, तो कंज्यूमर को जो गुड्स कम यूटिलिटी दे रहे हैं उसे वो यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस इफ कुकिंग गैस इज़ नॉट अवेलेबल वन हैज़ टू यूज़ ईदर कोल और कैरोसिन, अगर कुकिंग गैस नहीं है हमारे पास यानी LPG, तो हमें कोल या फिर कैरोसिन ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। इफ द यूटिलिटी ऑफ लेटर इज़ लेस देन दैट ऑफ द कुकिंग गैस, लेकिन जो लैटर की यूटिलिटी है वो कम है कुकिंग गैस से, सो वन विल नॉट गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। सो कैरोसिन और कोल यूज़ करके वो कुकिंग गैस जैसी सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन, कस्टम्स एंड हैबिट्स। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी कंज्यूमर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फैशन, कंज्यूमर के ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चे होते हैं वो फैशन के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आजकल फैशन में आपके पास डेनिम की चीज़ें चल रही हैं तो आप डेनिम लेने लग जाओगे, अगर डेनिम में भी किसी टाइप की फैशन चल रही है, जैसे पहले स्किनी जीन्स चलती थी वो काफ़ी बिकती थी, अब बेल बॉटम चलती है तो वो काफ़ी बिकती है। तो कस्टम्स एंड हैबिट्स और फैशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस मैनी टाइम कंज्यूमर बायज मोर, उनके इन्फ्लुएंस में आके जो कंज्यूमर है वो उस टाइप के गुड्स को ज़्यादा लेता है, फिर चाहे उसकी यूटिलिटी कम ही क्यों ना हो। कॉन्सिक्वेंटली ही बाइज लेस ऑफ दोज विच गिव मोर यूटिलिटी, तो वो उनको नहीं लेता जिनमें ज़्यादा यूटिलिटी होती है, वो उनको लेता है जो फैशन ट्रेंड में चल रही है। हैंस ही फेल्स टू स्पेंड हिज इनकम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस वजह से वो फेल हो सकता है अपनी इनकम को स्पेंड करने में इस लॉ के अकॉर्डिंग। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कई बार जो हमारा कंज्यूमर होता है वो काफ़ी इग्नोरेंट होता है चीज़ों को लेकर, लाइक कंजम्पशन को लेकर वो इग्नोरेंट होता है। मैनी अ टाइम ही इज़ इग्नोरेंट अबाउट द राइट प्राइस ऑफ द गुड, उसे गुड का राइट प्राइस ही नहीं पता होता। ही इज़ इग्नोरेंट अबाउट द लेस एक्सपेंसिव सब्सटीट्यूट ऑफ गुड, उसे पता ही नहीं है कि जो मैं ए गुड यूज़ कर रहा हूँ उसका ये महंगा है और इसका लेस एक्सपेंसिव भी सब्सटीट्यूट मेरे पास है, उसको उसी नॉलेज ही नहीं होती। ही इज़ इग्नोरेंट अबाउट द डिफरेंट यूजेज ऑफ गुड्स, उसे अगर वो ए को भी ले रहा है तो उसके डिफरेंट यूजेस को पता ही नहीं है अबाउट। सो on account of his ignorance the consumer fails to spend his income in manner that may yield highest satisfaction, so a गुड को लेकर हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी उसके पास क्योंकि उसका मनी ज़्यादा है, उसके डिफरेंट यूजेस नहीं उसने लिए हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिटी ऑफ गुड्स, द लॉ डजेंट अप्लाई टू दोज गुड्स विच कांट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता उन गुड्स में जो कि डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। वी हैव टू बाई एट लीस्ट 1 यूनिट ऑफ से अ कार, हमें मान लो 1 यूनिट लेना है कार का या टीवी सेट का या स्कूटर का, इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स। इफ़ वी आर सपोज टू बाई मोर देन 1 यूनिट ऑफ द अबव, अगर हमें अपनी मार्जिनल यूटिलिटी देखने के लिए इन गुड्स को ज़्यादा बाय करना पड़ेगा, देन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू अस टू बाय द एडिशनल यूनिट। मान लो हमारे पास यहाँ पे कार है और दूसरी साइड टीवी है, सो कार को पहले बाय करने से हमारी यूटिलिटी मिली 1000 की, मान लो 1000 की यूटिलिटी मिली, और टीवी से बाय करने की 500 की मिली। यहाँ पे फिर नेक्स्ट दी हुई है 800, यहाँ पे दी हुई है 1000। अब जब हम फर्स्ट लगाएंगे तो हम देखेंगे कि MU कार की ज़्यादा है तो पहला यूनिट इस पर बाय कर लेंगे, और जब सेकंड यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे 500 होगा, यहाँ पे 800 होगा, तो वो भी कार का ले लेंगे। बट क्या आपको लगता है हमें कार की ज़रूरत है? नहीं ना। सो वी आर सपोज टू बाय मोर देन 1 यूनिट
above the gold, then it may be not be possible for us to buy the additional unit. Consequently, the law doesn't apply to indivisible goods. So जो indivisible goods है उनको ये apply नहीं होता. Indivisible goods क्या होते हैं? Let's see. So see here. Indivisible goods are those which can't be divided into smaller usable units of consumption. मीन्स अगर आपको कार लेनी है तो आपको कार ही पूरी लेनी पड़ेगी. ये नहीं कार का एक पार्ट आप ले लोगे, दूसरा पार्ट फिर ले लोगे. You have to consume them as the whole unit. आपको उन्हें होल यूनिट ही कंज्यूम करना पड़ेगा, पार्ट्स में नहीं कंज्यूम करना पड़ेगा. जैसे कार्स, टीवी सेट, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन. यू कांट बाय और यूज़ हाफ अ कार और हाफ अ टीवी इन एनी प्रैक्टिकल सेंस. सो वाई दिस मैटर्स इन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, इसे भी पढ़ लेते हैं. द लॉ अज्यूम्स गुड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स. ये लॉ कहता है कि जो गुड्स हैं, गुड्स को हम स्मॉल यूनिट्स में बांट सकते हैं. वी कैन डिवाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स सो दैट स्पेंडिंग कैन बी एडजस्टेड रुपी बाय रुपी. सो रुपी बाय रुपी इसके ऊपर हम स्पेंडिंग देख सकते हैं. बट विद इंडिविजिबल गुड्स यू कांट एडजस्ट कंजम्पशन ग्रेजुअली. यू मस्ट स्पेंड अ लार्ज अमाउंट एट वंस. सो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी कांट बी इक्वलाइज प्रॉपरली. 1 रुपये से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो हम नहीं देख सकते क्योंकि हम पूरे के ऊपर पैसा लगा रहे हैं. सो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि आपके पास 50,000 है. यू हैव 50,000 राइट. सो एक टीवी भी 50,000 का ही है. तो हम 10,000 का नहीं बाय कर सकते ये देखने के लिए कि हमारी MU कितनी है. यू कांट कंपेयर MU स्टेप बाय स्टेप. मीन्स पहले रुपये से हमारी MU इतनी आई, दूसरे रुपये से हमारी MU इतनी आई, तीसरे रुपये से इतनी आई. हम ऐसे करके नहीं देख सकते. हैंस इक्वी मार्जिनल एडजस्टमेंट फेल्स. यहाँ पे इक्वी मार्जिनल एडजस्टमेंट से हम नहीं देख सकते. So indivisible goods are those which can't be divided into small units for consumption, since the law of equal marginal utility requires divisibility of goods for proper allocation of income. जैसा कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें गुड्स को डिविजिबल हम कर सकते हैं उनकी प्रॉपर एलोकेशन देखने के लिए. बट ये एप्लीकेबल नहीं है इन केस ऑफ इनडिविजिबल गुड्स लाइक कार्स एंड टेलीविजन्स. नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉन्स्टेंट इनकम एंड प्राइस. अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, an important limitation of the law is that the income of the consumer and the price of the goods should remain constant. हमारा लॉ बोलता है कि इनकम भी कांस्टेंट होती है, प्राइस भी कांस्टेंट होता है. इनकम्स ऑफ द कंज्यूमर इज लिमिटेड. एज सच ही कांट इंक्रीज हिज सेटिस्फेक्शन बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट. जो इनकम होती है कंज्यूमर की वो काफ़ी लिमिटेड होती है. वो उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकता अपनी सेटिस्फेक्शन को किसी लिमिट से आगे. लाइकवाइज प्राइजेस बीइंग कांस्टेंट, जो प्राइजेस कांस्टेंट होंगे ही विल गेट ओनली एज मच ऑफ सेटिस्फेक्शन एज द अमाउंट ऑफ गुड. जितनी गुड होगी अमाउंट की उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी. ही कांट लिमिट विद हिज लिमिटेड इनकम. जितनी लिमिटेड जो उसके पास लिमिटेड इनकम है उससे वो ज़्यादा भी सेटिस्फेक्शन नहीं ले पाएगा. ही कांट एक्सटेंड हिज सेटिस्फेक्शन बियॉन्ड दिस लिमिट. सो ना ही वो अपनी इनकम के आगे जा सकता है क्योंकि इनकम लिमिटेड होती है तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन भी लिमिटेड होगी, वो मैक्सिमम नहीं हो सकती. इनडेफिनिट बजट पीरियड. सो अनदर लिमिटेशन ऑफ द लॉ इज दैट द बजट पीरियड ऑफ द कंज्यूमर इज़ नॉट डेफिनेट. जो कंज्यूमर का बजट पीरियड है वो डेफिनेट नहीं होता. सो बजट पीरियड का मतलब क्या है? बजट पीरियड रेफर्स टू दैट पीरियड इन विच अ कंज्यूमर हैज़ टू स्पेंड इनकम ऑफ डिफरेंट यूजेस. बजट पीरियड का मतलब है एक ऐसा पीरियड जिसके अंदर कंज्यूमर स्पेंड करता है अपनी इनकम को डिफरेंट यूजेस के लिए. इट मे बी अ मंथ और एन ईयर. ये एक साल भी हो सकता है और महीना भी हो सकता है. जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर आर बॉट ओनली इन वन बजट पीरियड. वो एक ही बजट पीरियड में बाय किए जाते हैं बट दे कंटिन्यू टू यील्ड यूटिलिटी ओवर मैनी बजट पीरियड्स. लेकिन बहुत सालों में हमें इसकी यूटिलिटी मिलती रहती है. मीन्स मान लो अगर 2026 में हमने टीवी लिया तो हमें मान लो 2026 में लिया ना तो 2031 तक मान लो हमें इसकी सेटिस्फेक्शन तो मिलती ही रहेगी. Marginal utility of such goods can't be compared with marginal utility of those goods which are bought and consumed in the same budget year. So उन goods की marginal utility को हम नहीं measure कर सकते with those which are bought in this same year. जो चीज़ आज बाय करी है उसका हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं जो चीज़ 6 साल पहले खरीदी थी, राइट. नेक्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज़ नॉट पॉसिबल. इस वाले पॉइंट में बेसिकली ये बजट पीरियड कुछ गुड्स का इनडेफिनेट होता है. रेफ्रिजरेटर कितने सालों चल जाता है.
अगर मैं अपना केस देखूँ तो मैंने अपने घर में अभी तक सिर्फ 2 रेफ्रिजरेटर देखे हैं। सो कितनी देर चलता है एक रेफ्रिजरेटर, राइट? आप एक चीज़ देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। द assumption that utility can be measured in cardinal number is also not correct। ये assumption ही हमारी करेक्ट नहीं है। measurement of utility is not possible। utility को measure नहीं कर सकते। How can a consumer say that he would get 12 utils of utility from first mango and 10 utils of utility from the second? वो कैसे बोल सकता है मेरे को पहले आम से 12 यूटिल्स मिलेंगे, दूसरे आम से 10 यूटिल्स मिलेंगे? अनलेस मार्जिनल यूटिलिटी इज एस्टिमेटेड, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ विल रिमेन डोबियस। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टिमेट करते हैं तो इसका जो एप्लीकेशन है वो भी डोबियस है, काफ़ी डाउटफुल है। चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का चेंज देखते हैं। द assumption that marginal utility of money remains constant also is unrealistic। In actual life, marginal utility of money may increase or decrease when a consumer buys more of a good, he is left with less amount of money। जब कंज्यूमर ज़्यादा गुड लेता है उसके पास कम पैसा रह जाता है, जब स्मॉल अमाउंट लेता है तब उसके पास ज़्यादा पैसा रह जाता है। तो द अमाउंट ऑफ मनी हायर इज इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। Due to increase in marginal utility of money, consumer will have to rearrange his expenditure on different goods। जब उसकी marginal utility बढ़ जाएगी तब उसको उस अपने पैसे को डिफरेंट और खर्चों में लगाना पड़ेगा। As a result of it, application of this law becomes pretty difficult। Next है complementary goods। The law doesn't apply for complementary goods। जो complementary goods आपको पता होंगे कौन कौन सी होती है, जैसे पेट्रोल और कार, पेन और इंक। इट इज़ बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज्ड इन फिक्स्ड पोर्शन। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम फिक्स्ड पोर्शन में यूज़ करते हैं। लेट्स सी हाउ। बाय यूजिंग लेस ऑफ द कमोडिटी, बाय यूजिंग लेस ऑफ वन कमोडिटी, जब एक कमोडिटी को हम कम यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ द अदर कांट बी इंक्रीज्ड, दूसरे का इंक्रीज नहीं कर सकते, वो भी कम ही यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म अलॉन्ग विद कैमरा, कैसेट अलॉन्ग विद VCR। अगर फिल्म आपने कम देखनी है तो कैमरा भी आपको थोड़ी देर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको कैसेट ज़्यादा चलानी है तो VCR भी ज़्यादा देर यूज़ करना पड़ेगा। ये नहीं है कि किससे यूटिलिटी ज़्यादा मिली, कैसेट से ज़्यादा मिल रही है कि VCR से ज़्यादा मिल रही है, उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको कम यूज़ करें। सो विल हैव टू बी परचेज, उतना ही आपको खरीदना पड़ेगा, राइट? सो इन शॉर्ट, चैपमैन हैज़ राइटली सेड अबाउट दिस लॉ, we are not of course compelled to distribute our income according to the law of substitution or equimarginal expenditure। so law of substitution भी इसी को बोलते हैं। चैपमैन बोलता है कि हमें ये कंपेल नहीं वो कर सकता कि हमें अपनी इनकम को लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई करना है। एज अ स्टोन थ्रोन इन एयर इज कंपेल्ड टू, जैसा कि जिससे हम एक स्टोन को हवा में फेंकते हैं तो जैसे वो कंपेल होता है, उस सेंस में ये कह रहे हैं टू फॉल बैक टू द अर्थ बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जब हम स्टोन को हवा में फेंकते हैं तब वो ज़मीन पर गिरता है, हम उसे कंपेल नहीं करते कि वो गिरे, वो अपने आप गिरता है क्योंकि वो फैक्ट ही है कि वो नीचे गिरेगा। वी डू सो इन सर्टेन रफ फैशन बिकॉज वी आर रीजनेबल। सो हम भी अपनी इनकम को इसी सेंस में लगाते हैं। हम ये नहीं कि हम कंपेल कर रहे हैं खुद को कि हमारी लास्ट रुपी की जो यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, सबकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम होनी चाहिए, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी होनी चाहिए। हम खुद को कंपेल ना करें। दिस इज़ अ फैक्ट कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एंड में इक्वल आनी चाहिए, सबकी इक्वल होनी चाहिए और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 2 लॉज पढ़े। I hope this video helps you a lot. Don't forget to like, share and subscribe.